थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। Please sit. थैंक यू। So, what's your name? My name is Siddhika Nath. I am honest as my name. Okay. So, Ms. Siddhika, tell me about yourself. Sir, I belong to Kanpur, which is known as Manchester of India. After completing my education, started teaching at primary level for 3 years. And my hobbies are teaching and crafting, and my strength are punctuality and hard working. Okay. What's your good name? सिद्धिका नाज। तो सिद्धिका जी, आर यू कंफर्टेबल हिंदी और इंग्लिश? जी वैसे तो इंग्लिश नॉर्मली इतना फ्लुएंसी नहीं है बोलने में, लेकिन हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। ओके, तो मैं प्रश्न आपसे हिंदी में पूछ सकती हूँ? ठीक। तो आप इस समय प्राइमरी के लिए आप जो है इस समय इंटरव्यू देने आई हैं? जी बिल्कुल। तो अच्छा, आपने अगर केवीएस का दिया होगा एग्ज़ाम, तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट एग्ज़ाम में उसमें जो है फेस किया था? एक्चुअली प्राइमरी लेवल में तो नॉर्मली ज़्यादातर एग्ज़ाम तो वही होते हैं जो बेसिक से पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि आपकी इंग्लिश हो गई, हिंदी हुई, इन्वायरमेंट्स, मैथ। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो ईवीएस है, पर्यावरण, जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो ये जो पर्यावरण क्यों रखा गया है प्राइमरी लेवल में? एक्चुअली मैम, इन्वायरमेंट जो होता है हमारा एक नेचुरल होता है, और बच्चे इसी के आसपास रहते हैं, इसी से ही सीखते हैं, इसी से ही अपने लाइफ को जोड़ के देखते हैं, इसीलिए बेसिक से ही बच्चों को इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए आप आप पीआरटी में टीचर बनेंगी केवीएस में, आपका क्या योगदान रहेगा वहाँ पे? मैम सबसे पहले तो मैं अपने सब्जेक्ट पे फोकस करूँगी, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बनूँगी। उसके बाद मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रही हूँ उसके लिए कार्य करूँगी। उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए करूँगी, और फिर उसके बाद मैं अपने लिए। जैसा कि मैम ने आपसे पूछा कि ईवीएस का क्या योगदान है, तो ईवीएस तो पर्यावरण जुड़ा हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट से बच्चों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पेडागॉजी क्यों हम पढ़ते हैं? मैं पेडागॉजी मेन बच्चों के लिए होती, बच्चों के विकास के बारे में, बच्चों के मतलब टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब किस तरह से हमको पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों को डील करना है, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्लास का बाहर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैसे कराना है, इसलिए हम पेडागॉजी पढ़ते हैं। So, सिद्धिका जी, आप ये बताइए कि आपके अंदर वे कौन से गुण हैं जो एक अच्छे शिक्षक के अंदर होने चाहिए, तो आपको लगता है आपके अंदर कौन से वे गुण हैं? मैम सर, सबसे बड़ा गुण तो मेरे अंदर यही है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, चाहे वो अपने सब्जेक्ट के लिए हूँ, चाहे मैं स्कूल के लिए हूँ, चाहे वो बच्चों के लिए हूँ, चाहे वो अपने लिए हूँ। ओके प्लीज। तो एक प्रश्न है मेरा आपसे कि जैसे कि कोई बच्चा असहज महसूस करता है आपको देख करके, अब वो नहीं मालूम कि वो क्यों असहज महसूस कर रहा है, तो आप उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए क्या करेंगे? मैं पहले बच्चे के पास जाऊंगी, उससे मतलब ये जानने की कोशिश करूंगी जैसे सेंस कर रहा है या मेरे ड्रेसिंग सेंस से कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। सबसे पहले मेरी यही कोशिश रहेगी, मैं पहले ये जानूँ, उसके बाद मुझसे जो एफर्ट्स होंगे मैं वो करूँगी। अगर वो तभी ना सहज महसूस करे, तब भी नहीं कहा तो उसके पेरेंट्स से बातचीत करूँगी। प्लीज डिस्क्राइब निपुण प्लान। निपुण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है मैम जी, इसके बारे में थोड़ा हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, FLN तो जानते हैं मैम, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जी, निपुण से ही जुड़ा हुआ है और निपुण योजना से। तो FLN से आप क्या समझती हैं? मैं बच्चों के लिए है कि बुनियादी एजुकेशन है ये, चाहे लिटरेसी या न्यूमेरेसी दोनों को जोड़ के। तो सिद्धिका जी ये बताइए कि अभी जैसे आप केवीएस के लिए आपने प्रिपेयर किया, आप केवीएस में सेलेक्ट मान लीजिए हो जाती हैं, तो इसके बाद आप ऐसे क्षेत्र में आपको पोस्टिंग मिलती है जहां आपकी मातृभाषा नहीं बोली जाती,
तो क्या आप ये बताइए कि जहाँ आपकी मातृभाषा नहीं बोली जाती तो वहाँ आप खुद को कैसे कंफर्टेबल करेंगी, वहाँ खुद को कैसे एडजस्ट करेंगी उस पूरे माहौल में, क्योंकि आप वहाँ रह कर पढ़ाएंगी, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद सर मैं अंग्रेज़ी या बहुत अच्छी इंग्लिश मुझे अच्छी आती है, मैं उसको समझ सकती हूँ। और सर मैं वर्सेटाइल भी हूँ, मैं हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कुछ कहीं कहीं भी हो। बहुत बढ़िया। तो सिद्धिका जी अभी तो बाकी आपने सारे सवालों का जवाब दिया है। अच्छा, हमारे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे हैं एग्ज़ाम्स जो दिए जाते हैं, लेकिन आपने केवीएस को क्यों चुना? मैम एक्चुअली मुझे टीचिंग बहुत ही पसंद है, मैं बच्चों के साथ बहुत ही कंफर्ट महसूस करती हूँ। एक्चुअली केवीएस में पीआरटी में बच्चों को, छोटे बच्चों को ही पढ़ाना है, इसलिए एक ये केंद्रीय मतलब सेंट्रल लेवल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनईपी के जितने ही मुख्य बिंदु उसको फॉलो करती है, इसलिए मैंने केवीएस को चुना। तो आपको लगता है कि केवीएस जो इंस्टीट्यूट है वो पूरा का पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करता है? जी, भारत में 2 ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरी तरीके से एनईपी को फॉलो करते हैं, एक केवीएस, दूसरा एनवीएस। बढ़िया। अच्छा ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी तो ये किस समिति के सिफारिश से आई थी? मैम ये कस्तूरी रंजन समिति के सिफारिश से आई थी। अब तक कितनी नेशनल पॉलिसीज आ चुकी हैं एजुकेशन से? जी। अच्छा, आप कमज़ोर छात्रों को कैसे हैंडल करेंगी अब आपकी क्लास में? क्योंकि कई लेवल के बच्चे होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे अगर मैं कहूँ तो आप जो कमज़ोर छात्रों को किस प्रकार से फेस करेंगी? मैंने टीचिंग करियर में इस तरह के कई बच्चों से मैं मिल चुकी हूँ और मैंने कई तरह के इस तरह के बच्चे हैंडल भी किए हैं मैम। कि अब सबसे पहले तो मैं उनका सेटिंग अरेंजमेंट देखूंगी, वो उनको आगे वाली रो में बैठाऊंगी, उनको 2 जो होशियार बच्चे हैं उनके बीच में बैठाऊंगी और ऐसे इजी क्वेश्चन उनसे पुट अप करूंगी जिसके वो आंसर सिंपली दे सकें। अच्छा, और वो जब सीख नहीं पाएंगे तो उनको सिखाने का क्या आपका यूनिक तरीका होगा? यूनिक तरीका मैम एक यही रहेगा कि मैं उनको एक्स्ट्रा क्लास दूंगी। चलिए सिद्धिका जी, बहुत ही बेहतरीन आप अभी तक जवाब दे रही हैं। तो ये बताइए ज़रा सा कि कक्षा में जो शरारती बालक होते हैं, कहीं शैतान या शरारती जो बालक होते हैं, तो कैसे उन शरारती बालकों को आप हैंडल करने की क्या आपकी पद्धति रहने वाली है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत हमें जानकारी दीजिए। सर ऐसे बच्चे कक्षा में नॉर्मली होते हैं और ऐसे बच्चों को मैं काफ़ी बार हैंडल भी कर चुकी हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है मेरे, एक शरारती बच्चा हुआ करता था, तो वो ज़्यादातर बच्चों के पीठ में फुटप्रिंट लगा यानी कि पैर का निशान बना देता था। सारे टीचर उससे ही परेशान थे, तो मैंने देखा कि वो बच्चा हर क्लास में ही शरारत करता है, तो मैंने उसका सेटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले चेंज किया कि उसको आगे बैठाया। उसके बाद फिर मैंने उसके बारे में जाना वो किस तरह से शरारत करता है, क्यों शरारत करता है, उसके मन में ऐसे खुराफात मतलब आते कहाँ से हैं। तो मैंने उसको बिज़ी रखा, यानी कि उसको असाइनमेंट दिए, छोटी छोटी एक्टिविटी करवाई, जिससे कि उसकी शरारत बिल्कुल से ख़त्म हो गई। अब शिक्षा ये सिद्धिका जी, मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आपकी हॉबी तो कुछ ना कुछ होगी, हर इंसान की हॉबी होती है, टीचिंग। अच्छा, टीचिंग आपका चलिए हॉबी है, आपको क्या लगता है कि अगर आप एक शिक्षक बन जाती हैं तो समाज में आपका क्या योगदान, मतलब एक शिक्षक कैसे समाज को बदल सकता है? एक टीचर समाज के लिए ही बना होता है, मतलब सबसे ज़्यादा उसकी मतलब रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा टीचर की क्वालिटी होती है, सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं, यही उसकी बेस्ट क्वालिटी होती है। और उसके आगे हम नहीं बता सकते हम। कोई बात नहीं, बाकी तो सही बात है, क्योंकि किसी भी बच्चे का कहते हैं ना कि दूसरा जो समाज होता है वो उसका स्कूल होता है। तो एक टीचर के रूप में आप उसको मतलब एक अच्छा परिवेश दे सकती हैं। बच्चे भविष्य और देश का एक तरीके से दर्पण होते हैं और वो भविष्य को संवार सकते हैं। चलिए ठीक है, खैर। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आप जैसे किसी बच्चों को किन किन आधारों पे जांचेंगे, क्योंकि मूल्यांकन भी बच्चों का आपको करना है पढ़ाने के साथ साथ, तो ऐसे कौन कौन से बेस हैं, ऐसे कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों पे आप बच्चों का एक मूल्यांकन करें?
मैम स्पेशली तो बच्चों का मूल्यांकन उनके अंक के आधार पे नहीं किया जाना चाहिए। उनके देखना चाहिए कि वो क्लास में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेट करते हैं, बाहरी माहौल में मतलब अपने साथियों के साथ कैसे रहते हैं, इस आधार पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए। इसी आधार पर मैं मूल्यांकन करूँगी। अच्छा, हिडन करिकुलम के बारे में कुछ आप जानती हैं? गुप्त पाठचर्या, चलिए ठीक है, एक्टिविटी से ही संबंधित होता, ठीक है। कि हमारे यहाँ हमारे देश में लगातार संख्या जो है कक्षा में विद्यार्थियों की घटती है। कई बार किन्हीं जगह ज़्यादा होती है और किन्हीं जगह कम होती है। तो अगर आपकी मान लीजिए ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाती है जहाँ पर बच्चों की जो संख्या है वो स्कूल में लगातार कम हो रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए आपका व्यक्तिगत प्रयास बताइए। सर एक्चुअली KVS की बात करें जिससे कि मैं जुड़ने जा रही हूँ, तो वहाँ तो टीचिंग के लिए एक नॉर्मल बात होती है कि सिर्फ टीचिंग करें, बाहरी के माहौल से तो उनका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं गाँव मतलब अपने एरिया में या गाँव वगैरह में जाके कन्विंसिंग करती थी, पूछती थी मतलब कि बच्चों का एडमिशन कहाँ ले, या कहीं प्राइवेट स्कूल में तो कहीं दूसरे स्कूल में तो नहीं जा रहे, या घर पर बैठ तो नहीं रहे वो किसी मतलब आर्थिक वजह से या पैसों की कमी की वजह से। तो मैं इनको दूर करने का प्रयास भी करती थी कि कोई बच्चा एजुकेशन ना ले पा रहा हो। तो बस एक और प्रश्न आपसे पूछना है कि भाई पर्यावरण यानी कि EVS आपका सब्जेक्ट होगा, तो पर्यावरण में जैसे कि पहले तो आप पर्यावरण की थोड़ी डिफिनीशन आपको अगर मालूम हो तो पहले तो वो मुझे बताइए, फिर मैं आगे प्रश्न आपसे पूछती हूँ। मैम क्वेश्चन पेपर में करने में आसान रहता है, टिक कर दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली मेरे शब्दों में नहीं है, नहीं वर्ड्स में नहीं है। एक आध लाइन भी मतलब अगर एक लाइन में अगर आपको कहना, एक लाइन में ये है कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, माहौल है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे ही हों, चाहे वो नॉर्मली कुछ भी हो, पर्यावरण से कहा जाता है। अच्छा ठीक है कि जैसे कि आपके क्लास में काफ़ी बच्चे हैं, लगभग 30 बच्चे हैं, ठीक है। अब वो 30 बच्चे को जैसे कि इन्वॉल्वमेंट डे आप जानते होंगे कि 5 जून को, तो आपका सबसे बेस्ट तरीका कैसे होगा कि हमें इन्वॉल्वमेंट डे बताना है, बच्चों को समझाना है क्या मतलब इम्पोर्टेंस है प्लांट्स का, तो आपका सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? मैम सबसे पहले तो मैं क्लास में जाऊंगी और पूछूंगी मैम बच्चों आज डेट क्या है, तो बच्चे कहेंगे मैम आज 5 जून है। तो पूछेंगे कि आज क्या खास बात होती है, तो बच्चे कहेंगे सर मैम मेरा आज बर्थडे है। तो ऐसा नहीं कुछ होता है, बर्थडे तो नहीं है, लेकिन फिर वो बताने मैम हमको नहीं पता है क्या पता है, तो हम कहें बच्चों आज 5 जून है, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस दिन मतलब इसलिए दिवस मनाया जाता है क्योंकि हम पर्यावरण के इम्पोर्टेंस के बारे में सबको बता सकें कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे जीवन में, हमारे डेली रूटीन में। क्यों मनाते हैं हम पर्यावरण दिवस? मैम इस बारे में नहीं बता सकती। उसके महत्व को ही समझने के लिए हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्योंकि आज इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा प्रदूषित, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस जागरूकता के लिए। चलिए, अच्छा हम आपको ही सेलेक्ट क्यों करें KVS में? मैम पहले तो आपका शुक्रिया जो आप मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ेंगी। उसके अलावा मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलेगा और मैं बच्चों को अलग अलग टीचिंग मेथड्स के द्वारा उनके स्किल को डेवलप्ड करूँगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके सिलेक्शन ओके, सो सिद्धिका जी एक बढ़िया इंटरव्यू रहा अभी आपका, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई यहाँ पे, और थैंक यू सो मच। बस इतना ही, और बाकी जो भी है आपके अच्छे भविष्य के लिए हम सभी लोग कामना करते हैं कि आपको एक बेहतर सिलेक्शन मिले। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो साथियों KVS का इंटरव्यू हम लोग लगातार कंडक्ट करा रहे हैं। जो KVS के बच्चे जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, उन लोगों के लिए KVS का जो मॉक इंटरव्यू है एग्जाम मास्टर कंडक्ट करा रहा है। हमारी पूरी प्रोफेशनल टीम, बहुत सारे टीचर जो खुद सिलेक्टेड हैं KVS में, वे सभी लोग नाम मिलकर KVS का लगातार हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बच्चे जो भी आप लोग चाहते हैं कि आप लोग KVS का इंटरव्यू देना, तो आपको एक लोकेशन बता रहे हैं। ये आपको लोक सेवा भवन के पास आपका सिविल लाइंस में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है 9452 26 74 92 पर आप संपर्क करके आप बेहतरीन तरीके से
अपनी इंटरव्यू का स्लॉट बुक करिए हमारे साथ, और हमारे जितने भी प्रोफेशनल टीचर्स हैं और जो सिलेक्टेड लोग हैं, हम उनसे आपका इंटरेक्शन कराएंगे, आपकी डेमो टीचिंग कराएंगे, साथ के साथ आप बढ़िया मॉक इंटरव्यू भी देंगे। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने पूरी वीडियोस अभी तक देखी होंगी, हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यूज की लगातार वीडियो भी अपलोड हो रही है। तो ये जो नीचे दिया हुआ नंबर है डिस्प्ले स्क्रीन पर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।